Good morning students and my dear friends, today is 21st of September 2023 Thursday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज यू कांट यूज अप क्रिएटिविटी, द मोर यू यूज द मोर यू हैव। आज के मिंट पेपर के अप्रॉक्सीमेटली 11 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 14 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 14 न्यूज़ आर्टिकल्स ही कवर करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, स्टॉक्स प्लम्प्ड एज क्रूड नियर्स $100। तो रिसेंटली रशिया और ओपेक प्लस कंट्रीज़ ने जो डिसीजन लिया था प्रोडक्शन कट करने का, क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को कट करने का, जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की सप्लाई इंपैक्ट कर रही है और उसका इंपैक्ट हमें क्रूड ऑयल के प्राइसेस पर देखने को मिल रहा है। क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो अप्रॉक्सीमेटली $100 पर बैरल तक पहुंच गए हैं और इसकी वजह से जितनी भी इमर्जिंग मार्केट हैं उनका जो स्टॉक एक्सचेंज है वो प्लम्ब कर गया है। इंडियन बेंचमार्क indices saw their steepest single day drop in last 2 months। तो पिछले 2 महीनों में सबसे ज़्यादा सिंगल डे ड्रॉप इंडियन स्टॉक इंडाइसेस ने, इंडियन बेंचमार्क इंडाइसेस ने स्टॉक मार्केट में फेस किया। अप्रॉक्सीमेटली 1% का डिक्लाइन है, 1% का डिक्लाइन हमें वेडनेसडे के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला। इसके अलावा HDFC बैंक के जो शेयर्स है उसमें सेलिंग का ट्रेंड रहा। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट में वीकनेस की वजह ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहे जिनकी वजह से जो स्टॉक मार्केट है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ। अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में हमें 1.2% का डिक्लाइन देखने को मिला और यही सेम ट्रेंड हमें निफ्टी में भी देखने को मिला। सेंसेक्स अप्रॉक्सीमेटली 66,800.84 पर क्लोज हुआ, जबकि निफ्टी जो कि अभी 20,000 का मार्क क्रॉस कर गया था वो 19,901.4 पर क्लोज हुआ। तो HDFC बैंक के शेयर्स में सेलिंग की वजह से, अदर इंडेक्स जो हैवी वेट्स इंडेक्स हैं उनमें सेलिंग ट्रेंड की वजह से, ग्लोबल मार्केट में वीकनेस और रिसेशन के इंडिकेशन की वजह से, क्रूड प्राइसेस के $100 पर पहुंचने की वजह से ये ट्रेंड हमें इंडियन स्टॉक मार्केट पे देखने को मिला। अगर हम US 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड की बात करें तो US 10 ईयर्स का जो बॉन्ड यील्ड है वो 16 साल के हाईएस्ट पॉइंट पर अपने पहुंच गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल अप्रॉक्सीमेटली $96 बैरल पर रहा। तो WTI और ब्रेंट क्रूड ऑयल दोनों के ही केस में हमें ये इंक्रीज देखने को मिला। और रीज़न क्या था इसका, जो क्रूड ऑयल बढ़ने का, अभी जो ओपेक प्लस कंट्रीज़ ने प्रोडक्शन कट करने का जो डिसीजन लिया है उसका इम्पैक्ट भी हमें स्टॉक मार्केट पर विजिबल हो रहा। तो ये सारे कई फैक्टर्स रहे। इसके अलावा US फेडरल की हॉकिश टोन का भी इम्पैक्ट जो है वो स्टॉक मार्केट, स्पेशली इमर्जिंग मार्केट्स की जो स्टॉक मार्केट हैं उस पर देखने को मिला। तो हायर यील्ड इन US मेक इक्विटीज़, hawkish trend और hawkish tone by US Federal Reserve, increasing crude oil prices और स्पेशली अगर डोमेस्टिक फैक्टर्स की बात करें तो इंडिया में, इंडियन स्टॉक मार्केट में HDFC बैंक और हैवी वेट जो इंडेक्स है उनमें सेलिंग के ट्रेंड की वजह से ये सारा डिक्लाइन हमें देखने को मिला और ये 2 महीने का सबसे स्टीपेस्ट डिक्लाइन है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द टॉप 5 लूजर्स एंड टॉप 5 गेनर्स। तो HDFC टॉप लूजर है, फॉलोड बाई IS स्टील, रिलायंस इंडस्ट्री, अल्ट्राटेक सीमेंट, मारुति सुजुकी। टॉप गेनर्स की अगर बात करें तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सन फार्मा, एशियन पेंट्स, ITC और एक्सिस बैंक। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। इंडिया फेसेस फ्लैग एट WTO फॉर नॉट नोटिफाइंग कर्व। तो इंडिया को WTO फोरम में बहुत ज़्यादा जो मेंबर कंट्रीज़ है, बहुत सारे मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनसे क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। उन्होंने इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया फॉर सर्टन पॉलिसीज। स्पेशली किस पॉलिसी के लिए इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया गया? इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया गया फॉर फेलिंग नॉट टू नोटिफाई WTO or its member of its numerous export restrictions to secure domestic food supply before national election next year। तो सीधा मेंबर कंट्रीज़ ने बोला कि अगर आपको एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगाना था, स्पेशली फूड प्रोडक्ट्स को लेकर के, चाहे वीट हो, चाहे वो राइस हो, चाहे वो ग्रेन्स, किसी भी तरह के ग्रेन्स हो, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो, अगर उन पे आपको रिस्ट्रिक्शन लगाना था इन ऑर्डर टू सिक्योर द प्राइजेस और इन्फ्लेशन इन डोमेस्टिक मार्केट, तो आपको WTO मेंबर कंट्रीज़ को एटलीस्ट नोटिफाई करना चाहिए था, उन्हें बताना चाहिए था। आपने बिना किसी प्रायर नोटिफिकेशन के एक्सपोर्ट पर ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में जो फूड सप्लाई है वो इम्पैक्ट हुई है।
तो रिसेंटली WTO की 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस MC13 आबू धाबी में हुई। वर्चुअली इस मीटिंग को अटेंड किया हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी ने, और जहां पर इंडिया की जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको डिस्कस किया गया कि इंडिया की क्या क्या प्रायोरिटीज़ हैं। और इसी पर्टिकुलर मीटिंग में इंडिया के जो रीसेंट एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन है राइस को लेकर के, जो एक्सपोर्ट कर्ब्स हैं, और जो अदर कमोडिटीज़ को, स्पेशली फूड कमोडिटीज़ को लेकर के जो अदर कर्ब्स इंडिया ने एक्सपोर्ट कर्ब्स लगाए हैं, स्पेशली ऑन द बैक ऑफ लेस रेन, जो रेनफॉल डेफिसिट है इंडिया में, उसकी वजह से प्रोडक्शन लेस एंटिसिपेट करते हुए इंडिया ने एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं। उसी को लेकर के इंडिया को क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, क्योंकि जो जितने भी कंट्रीज हैं उनका ये कहना है कि ऑलरेडी रशिया यूक्रेन की वजह से, जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रही है उस लास्ट ईयर, उसकी वजह से जो ग्लोबल फूड प्राइसेस हैं वो ऑलरेडी इंक्रीज हो रहे हैं। और इस सिचुएशन में इंडिया का यह डिसीजन जो है वो फूड सिक्योरिटी, ग्लोबल जो फूड सिक्योरिटी है उसको निगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। एंड दैट इज़ वाई इंडिया नीडेड टू बी टेकन द कॉन्शियस डिसीजन, और एटलीस्ट जो WTO मेंबर कंट्रीज हैं उनको पहले नोटिफाई करना चाहिए था, जिससे कि वो अपनी फूड सिक्योरिटी को लेकर के अदर ऑल्टरनेटिव मेजर्स सर्च कर सकते। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। सऊदी कट्स एशियन प्रीमियम आफ्टर इंडिया टैप्स रशियन ऑयल। सऊदी अरेबिया जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है हैज स्लैश द प्रीमियम चार्ज ऑन एक्सपोर्ट टू इंडिया। तो जो प्रीमियम चार्ज करता है सऊदी अरेबिया इंडिया में एक्सपोर्ट करने को, while many other countries have discontinued it altogether, जबकि रशिया ने, सऊदी अरेबिया ने हालांकि इसे पूरी तरीके से डिसकंटिन्यूड नहीं किया था, अभी रिसेंटली रशिया ने, सऊदी अरेबिया ने इसे स्लैश डाउन कर दिया है, या आप बोल सकते हैं थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है। अ पर्सन अवेयर अबाउट दिस मैटर सेट, और इसका रीजन जो साइट किया गया वो ये दैट इंडिया बिगन सोर्सिंग द बल्क ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रशिया। तो ऑन द बैक ऑफ दिस इवेंट और दिस ट्रेंड दैट इंडिया हैज एक्चुअली डाइवर्सिफाइंग इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट सोर्सेज टू रशिया एंड अदर कंट्रीज, उसके बैक में सऊदी अरेबिया जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है हैज स्लैश द प्रीमियम चार्ज ऑन एक्सपोर्ट टू इंडिया। अब ये प्रीमियम, जो एशियन प्रीमियम है, ये होता क्या है? एशियन प्रीमियम इज द एक्स्ट्रा अमाउंट लेवीड बाई OPEC countries. OPEC countries stands for Organization of Petroleum Exporting Countries from Asian countries above the actual selling price. तो जो actual selling price है उस पर प्रीमियम अमाउंट जो है या कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं ये OPEC countries, और पिछले कई सालों से इंडिया इस प्रीमियम, एशियन प्रीमियम को हटाने की बात कर रहा है। हालांकि कुछ कंट्रीज़ ने इसे ऑल टुगेदर हटा दिया था, बट सऊदी अरेबिया ने इसे फिलहाल के लिए बिल्कुल भी इस पर टच नहीं किया था। लेकिन अभी रिसेंटली जो कि अब इंडिया जो है वो अपने ऑयल सोर्सेज को डाइवर्सिफाई कर रहा है, तो डेफिनेटली रशिया का, जो सऊदी अरेबिया का जो शेयर है इंडिया के क्रूड मार्केट में वो रिड्यूस हो रहा है। तो उसी को देखते हुए सऊदी अरेबिया ने फिलहाल के लिए कुछ कटौती करने का, जो एशियन प्रीमियम है उसमें कुछ कटौती करने का डिसीजन लिया है। इंडिया हैज रिपीटेडली प्रेस्ड ऑयल प्रोड्यूसर्स टू एलिमिनेट दिस प्रीमियम, इवन आस्क फॉर द एशियन डिस्काउंट। इंडिया ने कहा आप एशियन प्रीमियम की जगह एशियन डिस्काउंट दीजिए हमें, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्रीज, एशिया में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर इमर्जिंग मार्केट, हम डेवलप कंट्रीज नहीं हैं, तो हमें डिस्काउंट मिलना चाहिए इंस्टेड ऑफ चार्जिंग द प्रीमियम फॉर अस। एंड सऊदी अरेबिया has now reduced the premium to $3.5 per barrel from around $10 in the past year. So some suppliers are giving us discounts, some are charging premium, and you buy less from them. तो डेफिनेटली जो हमें डिस्काउंट देगा रशिया जैसे कंट्री, उससे हम ज़्यादा क्रूड ऑयल लेंगे, और जो हमसे प्रीमियम चार्ज करेगा डेफिनेटली उससे हमारा जो इंपोर्ट होगा वो कम होगा। इसी कंटेक्स्ट में देखते हुए सऊदी अरेबिया से जो हमारा इंपोर्ट है वो डिक्लाइन हो रहा था, और इसी डिसीजन की वजह से सऊदी अरेबिया ने प्रोबेबली इस प्रीमियम में कुछ स्लैश डाउन किया है। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम मिंट। इंडिया इशूज कॉशन फॉर ट्रैवल टू कनाडा। तो इंडिया और कनाडा के बीच में जो डिप्लोमेटिक टेंशन चल रही है उसको देखते हुए स्टूडेंट्स और जो अदर लेबर्स हैं जो कि कनाडा में काम कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, उनके ट्रैवल को लेकर के इंडिया ने कॉशन दिया। डिप्लोमेटिक टेंशन जो हैं उनको देखते हुए न्यू दिल्ली ने एक हम कह सकते हैं गाइडलाइन या एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है, जहां पर ट्रैवल एडवाइजरी दी है सिटीजन्स को टू एक्सरसाइज कॉशन वाइल ट्रैवलिंग टू कनाडा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। नवीन जिंदल आई अफ्रीका विद स्टील मिल पावर प्लांट। तो बिलियनियर नवीन जिंदल planning to set up a steel mill in Nigeria and power plant in बोस्वाना। तो अफ्रीकन मार्केट को टैप करने की कोशिश करी जा रही है JSW के थ्रू, जिसमें स्टील प्लांट को और पावर प्लांट जो है, एक पावर प्लांट जो है वो सेटअप करने का एग्रीमेंट किया जा रहा है। एज अ पार्ट ऑफ दिस प्लान, Volcam Steel, that is a privately held company by Jindal family, has decided to build
3 million ton per annum capacity steel plant, while Jindal Power Limited, another privately held unit, will set up the thermal power unit. तो कई सारे जो सब्सिडरीज हैं जिंदल की वो आपस में मिल करके अफ्रीकन मार्केट को टैप करने की कोशिश करेंगे थ्रू पावर प्लांट और स्टील मिल। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल, पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है। एडीबी लोअर्स इंडिया राइजेस इंडिया फाइनेंशियल ईयर 24 जीडीपी फोरकास्ट। एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम एडीबी के नाम से भी जानते हैं, उसने वेडनेसडे को इंडिया का जो ग्रोथ फोरकास्ट है फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए उसको रिवाइज कर दिया है और 10 बेसिस पॉइंट से चेंज किया है इंडिया का ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 24 और 10 बेसिस पॉइंट 10 बीपीएस का चेंज किया है, बोल सकते हैं नेगेटिव चेंज किया है। 6.3% का प्रोजेक्शन किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फॉर फाइनेंशियल ईयर 24 जीडीपी ग्रोथ। और उसका रीजन जो रिवीजन किया है, जो स्लैश डाउन किया गया, इसका रीजन ये दिया गया है कि जिस तरीके से रेनफॉल का पैटर्न चल रहा है, जिस तरह से इरेक्टिक मानसून पैटर्न चल रहा है इंडिया में, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द एग्रीकल्चर आउटपुट और उसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन और जीडीपी इकोनॉमी पर हमें देखने को मिलेगा। तो इराटिक मानसून पैटर्न की वजह से लेस एग्रीकल्चर आउटपुट प्रॉस्पेक्ट की वजह से एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया का जो जीडीपी फोरकास्ट है उसको 10 बेसिस पॉइंट से स्लैश डाउन किया है। मीनवाइल अगर हम इंडिया की बात करें या इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च की बात करें तो उसने इंडिया की जो फाइनेंशियल ईयर 24 की ग्रोथ है उसको इंक्रीज कर दिया है 6.2% तक, अप्रॉक्सीमेटली 30 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज किया है। और उसने क्या रीजन साइट किए, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने रीजन साइड किया कि इंडिया विल सी द सस्टेन गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर, डी-लीवरेज कॉर्पोरेट एंड बैंकिंग बैलेंस शीट एंड लाइकलीहुड ऑफ सबड्यूड ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से कि बेसिकली गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ेगा, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी। और जो पहले प्रोजेक्शन किया था इंडिया रेटिंग ने उसको इंक्रीज करके 6.2 कर दिया। इसका मतलब इंडिया रेटिंग ने पहले भी बहुत पेसिमिस्ट प्रोजेक्शन किया होगा तो उसमें कुछ करेक्टिव मेजर्स लें। अगर हम अप्रॉक्सीमेटली देखें तो 6.3% में जो प्रोजेक्शन है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक का है, 6.2% जो है इंडिया रेटिंग और रिसर्च एजेंसी का है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस जीडीपी फोरकास्ट में नहीं है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एशिया डेवलपमेंट आउटलुक अपने जो रिपोर्ट है उसमें हाईलाइट किया है कि इंडिया में स्ट्रॉन्ग प्राइवेट कंजप्शन और पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा, जो कि इस फाइनेंशियल एरिया में इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। और फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए एडीबी का जो प्रोजेक्शन है वो 6.7% का है। और इन्फ्लेशन को लेकर के एडीबी ने अपना प्रोजेक्शन रिवाइज किया और कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में अप्रॉक्सीमेटली 5.5% का इन्फ्लेशन या सीपीआई हमें देखने को मिलेगा। सो दिस इज द चेंजिंग व्यू ऑफ डिफरेंट रेटिंग एजेंसीज, एडीबी, ओईसीडी, इंडियारा, मॉर्गन स्टैनले, नमूरा और मूडीज। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, पहले का एस्टिमेट्स क्या था और अर्लियर एस्टिमेट्स क्या है, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स क्या है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 7 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड, बैंकिंग लिक्विडिटी डेफिसिट हाईएस्ट इन ओवर 3 years। तो अगर हम इंडियन बैंकिंग सिस्टम की लिक्विडिटी की बात करें तो मंडे को इंडियन बैंकिंग सिस्टम में जो लिक्विडिटी है अप्रॉक्सीमेटली 1.47 ट्रिलियन तक पहुंच गई एंड दिस इज द हाईएस्ट सिंस जनवरी 29, 2022। तो अभी तक के जनवरी 2022 से अगर हम देखें तो ये सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है इस ड्यूरेशन में। और व्हेन द बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी डेफिसिट वेंट अप टू 3 ट्रिलियन, दिस इज ऑल अबाउट लिक्विडिटी डेफिसिट नॉट लिक्विडिटी इन द मार्केट। तो जो डेफिसिट है वो 1.7 ट्रिलियन का हो गया और इससे पहले जब 3 ट्रिलियन तक लिक्विडिटी डेफिसिट गई थी तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रॉक्सीमेटली 1.47 ट्रिलियन मंडे को इंजेक्ट किए थे और 1.46 ट्रिलियन ट्यूसडे को इंजेक्ट किए थे मार्केट में। इसके बावजूद भी अगर हम देखें तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो अभी फिलहाल के लिए सेकेंड जो ट्रांचेस है इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो का उसमें भी एंटिसिपेशन उसमें भी ऑप्टिमिज्म एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो बैंकिंग सिस्टम में फिलहाल लिक्विडिटी डेफिसिट की सिचुएशन है और कंटिन्यूअसली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इंटरवेंशन कर रहा है बाय इंजेक्टिंग द लिक्विडिटी इन द मार्केट, वेयर एज मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर सेइंग दैट डिसबर्समेंट ऑफ 25K करोड़ as a second tranche of incremental cash reserve ratio will not be enough। और अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आगे और इंजेक्शंस नहीं किए तो डेफिनेटली लिक्विडिटी जो है बैंकिंग सिस्टम में वो और ज़्यादा टाइटन हो सकती है, अप्रॉक्सीमेटली 2 ट्रिलियन तक जा सकती है इन शॉर्ट टर्म। और रीज़न क्या हो रहा है, क्यों ही सडनली लिक्विडिटी क्राइसिस जो हमें इंडियन बैंकिंग सिस्टम में देखने को मिल रही है? 2 रीज़न है। एडवांस टैक्स पेमेंट हो रहा है, सितंबर का मंथ है, जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है एडवांस टैक्स की वो पे की जा रही है, तो टैक्स आउटफ्लो है।
इसके अलावा फेस्टिवल सीजन आ रहा है जिससे कि डिमांड बढ़ रही है, तो खर्च जो इनकम है वो खर्च ज़्यादा हो रही है, तो मार्केट में लिक्विडिटी क्राइसिस जो है वो हमें देखने को, स्पेशली बैंक में हमें जो लिक्विडिटी क्राइसिस है वो देखने को मिल रही है। तो बिकॉज ऑफ द फेस्टिव रीजन द आउटफ्लो इज इंक्रीजिंग, बिकॉज ऑफ द टैक्स एडवांस टैक्स पेमेंट इंस्टॉलमेंट टैक्स आउटफ्लो इज इंक्रीजिंग, और उसका इम्पैक्ट हमें इंडियन बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी क्राइसिस के फॉर्मेट में देखने को मिल रहा है। ऑल्दो RBI हैज़ बीन कंटिन्यूअसली डिफेंडिंग फ्रॉम द अदर साइड, लेकिन फिलहाल के लिए अगर डेटा देखें तो पिछले लास्ट 3 सालों का सबसे हाईएस्ट लिक्विडिटी डेफिसिट हमें देखने को मिल रहा है। और ये ऐसा क्यों है, क्योंकि रिसेंटली आपको पता होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो का जो क्लॉज लगाया था, उसकी वजह से सडनली हमें बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी क्राइसिस की सिचुएशन देखने को मिली थी। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स। मार्केट स्लिप 1.2% एंड एज HDFC बैंक ड्रैग्स, ये न्यूज़ हम ऑलरेडी मिंट में कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लिप देख लेते हैं। LS पासेस वुमेन कोटा बिल्स। फाइनली लोकसभा में जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है, वुमेन कोटा बिल है, वो पास हो चुका है। अप्रॉक्सीमेटली सभी मेंबर्स ने, अगर देखा तो 454 मेंबर्स ने फेवर में वोट किया, केवल 2 ने अगेंस्ट में वोट किया है। अब ये बिल जो है राज्यसभा में जाएगा आज, और ऐसा कहा जा रहा है बहुत जल्दी राज्यसभा में ये भी पास हो जाएगा, और ये जो बिल है ये 2029 से इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली यूनानिमस कंसेंसस से ये जो बिल है वो लोकसभा में पास किया गया है, और ऐसा एंटिसिपेट भी हमने पहले किया था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। बिग टेक वर्सेस रेस्ट इन ग्रेडेड शिफ्ट टू डेटा प्रिवेसी रीजिंग। तो गवर्नमेंट ने इंडिकेशन दिया है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो रेडी रहें डेटा प्रिवेसी, डिजिटल डेटा प्रिवेसी लॉ को के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के, वो अपने सिस्टम, अपने प्रोसेस को तैयार रखें, जबकि जो स्टार्टअप्स हैं, गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, उनको 12 महीने का ब्रीदर दिया जा सकता है। तो बड़ी कंपनीज को इमीडिएट इंप्लीमेंटेशन के ऑर्डर्स हो सकते हैं, जबकि अगर हम छोटी कंपनीज की बात करें, MSME सेक्टर की बात करें, स्टार्टअप्स की बात करें, गवर्नमेंट एंटिटीज़ की बात करें, तो उनको थोड़ा टाइम डेटा प्राइवेसी लॉ को इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करने के लिए दिया जा सकता है एज पर द recent information. So data protection board may get notified within a month. 8 to 9 key rules to be released soon for clarity. और बिग टेक को बोल दिया कि अपनी पेरेंट कंपनी से कंसेंट ले लें इन सारे बिल्स के इंप्लीमेंटेशन के लिए, रूल्स और रेगुलेशन के इंप्लीमेंटेशन के लिए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन एम्बिशन राइट ऑन चाइनीज इक्विपमेंट्स कोट टेल्स। तो इंडिया का जो ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के जो एम्बिशन है, जो ग्रीन हाइड्रोजन की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के इंडिया के जो बड़े बड़े प्लान हैं, उसको अगर हम डिटेल में ऑब्जर्व करें तो वो प्लान या जो भी एम्बिशन है वो चाइना से आने वाले इक्विपमेंट इंपोर्ट पर डिपेंड करते हैं। तो कई सारे एक्सपर्ट का ये कहना, बेसिकली एक एडिटोरियल है जहाँ पर एक्सपर्ट का ये कहना है कि इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग योर एम्बिशन ऑन चाइनीज इक्विपमेंट, इंडिया शुड फोकस ऑन प्रायोरिटी, इंडिया शुड गिव एन प्रायोरिटी टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर। तो पहले हम अपने डोमेस्टिक मार्केट में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करें, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन में जो इक्विपमेंट यूज होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करें थ्रू डिफरेंट स्कीम। मोर इंपॉर्टेंटली PLI स्कीम के थ्रू हम जो इलेक्ट्रोलाइजर्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करें, रादर देन चाइना से आने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं उनके इंपोर्ट पर हम अपना ये एम्बिशन जो है सेटअप करें। क्योंकि डेफिनेटली ये जो हमारा प्लान है फिर हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के ये चाइना पर बहुत ज़्यादा, चाइना से आने वाले इंपोर्ट और मशीनरी पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होगा, तो एक्चुअल में ये सेल्फ रिलायंट की सिचुएशन नहीं होगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिया में बक ग्लोबल शुगर डेफिसिट डिस्पाइट एथेनॉल पुश, दो देयर कुड बी अ शुगर डेफिसिट ग्लोबली इनटू दिस सीजन 24 सीजन। शुगर जो ईयर होता है वो अलग होता है, आपको पता होगा। तो शुगर ईयर 24 में ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि शुगर का डेफिसिट हमें ग्लोबली देखने को मिलेगा, जो कि अक्टूबर मंथ से स्टार्ट होता है शुगर ईयर। जबकि जो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो इंडस्ट्री बॉडीज़ हैं, गवर्नमेंट हैं, जो कई सारे एसोसिएशंस हैं, दे आर बिलीविंग दैट इन इंडिया द डोमेस्टिक सप्लाई में आउटस्ट्रिप द डिमांड। तो इंडिया में ये शुगर की डेफिसिट की सिचुएशन हमें दिखने को नहीं मिलेगी, जबकि हम एथेनॉल पुश भी कर रहे हैं। हमारा को जो शुगर प्रोडक्शन है, जो शुगर केन है, वो थोड़ा एथेनॉल प्रोडक्शन की तरफ भी डाइवर्ट हो रहा है। इसके बावजूद भी जो ट्रेड एसोसिएशंस हैं, गवर्नमेंट है, इंडस्ट्री बॉडीज है, दे आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द शुगर सप्लाई इन इंडिया। हालांकि कई सारे एक्सपर्ट का कहना है कि शुगर का डेफिसिट हमें इंडिया में भी देखने को मिलेगा, और जिसकी वजह से आगे आने वाले टाइम में शुगर के जो प्राइस हैं, इन्फ्लेशन जो शुगर प्राइसेस में है वो इंक्रीज होगी। तो दिस सिनेरियो इज लाइकली इवन आफ्टर अकाउंटिंग फॉर द एथेनॉल डाइवर्जन नेक्स्ट ईयर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। मेजर पोर्ट कार्गो रोज 4% इन अगस्त, प्राइवेट पेयर्स ग्रोज फास्टर। Owing to the global headwinds and shift in industrial supply chain away from the government ports, major ports recorded 4.2% growth in cargo traffic in the month of August. So, in spite of this global
recessionary conditions, Indian cargo or Indian major ports have seen the cargo growth rate at 4.2%, और इसमें अगर हम देखें तो जो प्राइवेट प्लेयर्स है उसमें हमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट मेजर पोर्ट जहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कार्गो है उसमें कितना इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। तो ये डेटा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट और शिपिंग और वाटरवेज का है और इसके अकॉर्डिंग 4% का इंक्रीज हमें पोर्ट जो मेजर पोर्ट कार्गोज हैं उनमें देखने को मिला है डिस्पाइट ऑफ दिस ग्लोबल हेडविंड। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। बाइडेन इन्वाइटेड टू रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन यूएस एम्बेसडर। तो यूएस एम्बेसडर ने बताया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपना जो इन्विटेशन है वो एक्सटेंड किया है यूएस प्रेसिडेंट जॉय बाइडेन को। तो जो 75th इंडिया का जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है जनवरी 26 नेक्स्ट ईयर, उसमें हम जो यूएस प्रेसिडेंट है मिस्टर जॉय बाइडेन उनको इनवाइट किया गया है एज अ चीफ गेस्ट। तो अभी जो रीसेंट बायलैटरल मीटिंग हुई G20 के समिट के पैरेलल, उसी मीटिंग में ये इनविटेशन एक्सटेंड किया गया। लेट अस सी कि एक्चुअली में ये होता है कि नहीं। हालांकि फिलहाल के लिए देखें तो अगर बाइडेन ये इनविटेशन एक्सेप्ट करते हैं तो दिस वुड मेक अ सेकेंड टाइम दैट यूएस प्रेसिडेंट वुड बी अटेंडिंग इंडियाज रिपब्लिक डे परेड। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस